चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पिछली क्लास हमने क्या किया था? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज भी उसी केस को उठा के उसमें से एक पोर्शन हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया सेम चीज के अंदर। आज हमने क्या ऐड किया कि परपेंडिकुलर के साथ साथ वो क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है किसी डायरेक्शन में, मान लो यही मान ली फील्ड, और पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में है, उसको फेंका है विद वेलोसिटी v, और कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। ये जो वर्ड है आर्बिट्रेरी एंगल, मतलब कोई भी एक रैंडम एंगल चूज किया, उस एंगल पे चार्ज पार्टिकल को फेंकोगे तो उसका पाथ कैसा होगा वो हमें ड्राइव करना है। हमने ऐसा ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में किया हुआ है कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल आता है तो क्या होता है, 90 पे आता है तो क्या होता है, और किसी आर्बिट्रेरी एंगल पे आएगा तो क्या होगा। ये पूरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट पे? मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। हमने देखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आता है या आता है एंटी पैरेलल तो थीटा 0 लो या 180 लो, एंगल कितना आता है, मतलब साइन 0 साइन 180 दोनों 0 होते हैं, तो फोर्स क्या लगेगा? 0। सो इट विल मूव अनडिफ्लेक्टेडली, जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। फिर जब 90 पे था तो उसका पाथ कैसा था? सर्कुलर था। वो हमने पूरी जो हमारी लास्ट क्लास थी वहां पे हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था परपेंडिकुलर फील्ड में कैसा पाथ आएगा, और उसके आसपास जो कॉमन क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज हमारा काम है कि ना तो वो 0 पे है ना वो 90 पे है, वो एक रैंडम एंगल चूज कर लिया, 10 डिग्री, 20, 50, 30, जो कॉमन एंगल है जिनके हमें वैल्यूज पता हैं उनमें आता है 0 तो खैर आएगा नहीं यहाँ पे, 30, 45, 60। ठीक है, ये 3 कॉमन एंगल है, तो ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आएंगे जो पूछ सकते हैं वो इन्हीं एंगल के आसपास होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंडीशन सिर्फ 3 पे है, वो कोई भी एक रैंडम एंगल चूज कर लो वहां पे है। तो ये v वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है किसके अंदर, इन अ रीजन ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड। ठीक है, तो b इस तरफ लग रहा है, v ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब रैंडम एंगल पे लग रहा है। इस v को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, एक पार्ट आएगा हॉरिजॉन्टल, ये है अलोंग b, इसको मैंने नाम दिया v पैरेलल, और ये आएगा v cos थीटा। ठीक है, और एक आएगा कंपोनेंट ये क्या है? v परपेंडिकुलर, ये कितना आएगा? v साइन थीटा। तो मेरे पास 2 कंपोनेंट आ गए v के, एक v साइन थीटा और एक v cos थीटा। वन इज v पैरेलल एंड वन इज v परपेंडिकुलर। देखो ये जो वेलोसिटी है v परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना। हमने कल ये सीखा था अगर एक चार्ज पार्टिकल 90 पे मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो अभी इसको भूल जाओ v पैरेलल को। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये जो पार्ट है v परपेंडिकुलर, तभी नाम है परपेंडिकुलर, मतलब क्यों? क्योंकि ये इस b पे क्या है? परपेंडिकुलर आ रहा है। ये वेलोसिटी इस पे है परपेंडिकुलर, तो इस वेलोसिटी की वजह से इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर, जो हमने कल किया था। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा आएगा? सर्कुलर। उसमें फोर्स कहाँ लगेगा? देखना, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर। फोर्स कहाँ लग रहा है? इसमें अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो सिर्फ इस वेलोसिटी की वजह से इसका पाथ कैसा होगा? सिर्फ इसकी वजह से इसका पाथ आएगा सर्कुलर, सिर्फ इसकी वजह से। ये क्या कर रही है बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इसकी वजह से वो आगे जा रहा था, वेलोसिटी ऊपर लग रही है तो फोर्स लग रहा है अंदर, तो चार्ज पार्टिकल इधर आता हुआ जो ऊपर जा रहा था उस पर फोर्स अंदर लग रहा है, तो फोर्स अंदर लगेगा तो चार्ज पार्टिकल ऐसे ही घूमना शुरू कर देगा। तो उसका पाथ इस वेलोसिटी की वजह से कैसे आ रहा है? सर्कुलर आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू v परपेंडिकुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा है? इज सर्कुलर। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, चार्ज पार्टिकल यहां नहीं आया है, वो रैंडम एंगल पे आया है। मैं उसको समझने के लिए अलग अलग ब्रेक कर दिया, एक पार्ट परपेंडिकुलर और एक पार्ट पैरेलल।
इसकी वजह से वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो क्या लगेगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को कंपेयर कर दोगे, सोल्व कर दोगे। तो बताओ अब यहाँ वेलोसिटी कौन सी है, v परपेंडिकुलर। ये जो रेडियस कवर करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, mv² बाय आर इक्वल टू क्यू वी बी। सेम फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में था। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ v नहीं है, ये क्या है, v परपेंडिकुलर। क्यों है v परपेंडिकुलर, क्योंकि सिर्फ इस वेलोसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। तुम बोलोगे ये कहाँ है, ये भी आ रही है, अभी रुको, ठीक है, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। कुछ कटेगा, कुछ कटेगा, एक पावर कट गई तो क्या बचा, यहां से आर आएगा एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बी क्यू। ये मेरे पास आर का फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास आर का फॉर्मूला आ गया, एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बी क्यू। समझ में आ गया। पर क्या है वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर क्या है, एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय बी क्यू। तो जो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में किए थे वो सारे क्वेश्चन यहां फिर से आ जाएंगे, विद वन एडिशन कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर ना आके 30 डिग्री पे आ रहा है। बोले दो पार्टिकल थे, कौन कौन से पार्टिकल, मान लो एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, एक आया 30 डिग्री पे, एक आया 60 डिग्री पे। बोले दोनों की रेडियस का रेशियो निकालो, ठीक है। तो अगर दोनों का एंगल अलग अलग होगा तो एम वी बी क्यू के साथ साथ क्या आ गया, थीटा भी आ गया। तो पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, बस आप एंगल एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन फिर से बन जाएंगे विद एडिशन ऑफ एंगल थीटा, जिस डायरेक्शन पे वो चार्ज पार्टिकल एंटर करता है। यहां से आर जो है एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू, और ये पार्ट आएगा। अगर हम यहां से निकालेंगे आर बाय वी परपेंडिकुलर, क्या आएगा, क्या आएगा, ये एम बाय बी क्यू, ठीक है। क्या आएगा इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर का टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई आर। कितनी डिस्टेंस आएगी, 2 पाई आर। स्पीड v या v परपेंडिकुलर, क्योंकि जिस स्पीड से वो घूम रहा है वो कौन सी है, v परपेंडिकुलर। तो आएगा v परपेंडिकुलर, क्या आएगा रेशियो, r बाय v परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये आएगा 2 पाई m डिवाइड बाय बी क्यू, ये आएगा। क्या इस फॉर्मूले में एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा, इस फॉर्मूले में एंगल नहीं आ रहा। तो कोई बोले दो चार्ज पार्टिकल हैं वो अलग अलग एंगल पे आते हैं, उनके टाइम का रेशियो निकालो। तो टाइम के फॉर्मूले में एंगल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। रेडियस हट गई, वेलोसिटी हट गई, एंगल भी हट गया, ठीक है। तो बोले कि दो पार्टिकल थे, मान लो बोले प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक बार आया 30 डिग्री पे, एक बार आया 60 डिग्री पे, बोले दोनों के टाइम का रेशियो निकालो, सेम आएगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रोटॉन ही बोल रहा है तो उसका मास और चार्ज दोनों क्या है, ऑलरेडी सेम है। अलग अलग एंगल पे आ रहा है पर एंगल यहां पे आ ही नहीं रहा, तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो टी का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ रहा है, 2 पाई एम बाय बी क्यू। और यही फॉर्मूला हमने कल भी किया था, सेम फॉर्मूला हमने कल मतलब लास्ट क्लास में भी किया था, कि वहां भी जो टाइम आता है सेम आता है। वहां एक लाइन और लिखी थी कि दिस टाइम अगेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। यहां तक ठीक है। अब जब ये टी हमारे पास आ रहा है तो 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो आती है वो आती है 1/t। अगर ये है 2 पाई एम बाई बी क्यू तो 1/t क्या आएगा, बी क्यू बाई 2 पाई एम। तो अगेन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, रेडियस, वेलोसिटी एंड थीटा। तीन चीज के इंडिपेंडेंट है, ना एंगल पे डिपेंड करती है, ना रेडियस पे, ना वेलोसिटी पे। इस फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम निकाल सकते हैं ओमेगा। ओमेगा याद है ना क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। तो क्या होगा 2 पाई न्यू, मतलब इसको 2 पाई से कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, बी क्यू बाई एम। क्या ये डिपेंड कर रहा है एंगल पे, तो इसके लिए भी सेम, ना तो ओमेगा डिपेंड करता है
ना टाइम ना फ्रीक्वेंसी, सब चीज एंगल के इंडिपेंडेंट है। क्या डिपेंड कर रहा है एंगल पे? रेडियस। v साइन थीटा पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, साइन थीटा पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, एम वी बाई बी क्यू पहले से ही था, साइन थीटा पार्ट क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। इतना क्लियर है? तो ये जो पार्ट आया, ये पार्ट अभी हमने डिस्कस किया है सिर्फ कौन सा? परपेंडिकुलर वाला, कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। परपेंडिकुलर पार्ट क्या कर रहा है? उसको घुमा रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी तो है, ये कहां मूव कर रहा है? पैरेलल। तो इस वेलोसिटी का और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो गया? जीरो। अगर एंगल जीरो है तो क्या फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या इसकी वजह से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल कहां होगा? आगे जाएगा। ये क्या कर रहा है? घुमा रहा है। ये क्या कर रहा है? उसको आगे लेके जा रहा है। तो दोनों को कंबाइन करो, क्या होगा? इसकी वजह से वो घूम रहा है, ये बोला नहीं आगे जाएगा, ये बोला आगे जाएगा, तो पर दोनों सेम टाइम पे लग रहे हैं ना, तो क्या होगा? वो घूम भी रहा है, तो घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। तो इस पाथ का नाम क्या होता है? हेलिक्स। क्या पाथ होता है ये? हेलिक्स। मतलब जो शेप है, शेप को क्या बोलते हैं? हेलिक्स। पाथ क्या बन गया? हेलिकल पाथ। तो अगर आर्बिट्रेरी एंगल है तो उस आर्बिट्रेरी एंगल में अंडर दी मोशन ऑफ और अंडर दी कंपोनेंट ऑफ बोथ कंपोनेंट जो है, अंडर बोथ कंपोनेंट जो आएगा हमारे पास, पाथ कैसा आएगा? हेलिकल। तो हमने अभी एक पार्ट लिखा है, अब सेकंड पार्ट लिख लेते हैं यहां पे। ड्यू टू वी पैरेलल क्या होगा? इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग बी, वो बी के अलोंग मूव करता रहेगा, ठीक है। एंड हेंस जो नेट मोशन आएगा, नेट मोशन ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल विल बी हेलिकल। तो ये जो है पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने के लिए आती थी। अभी रिसेंटली पिछले 7-8 सालों में, 7-8 सालों के अंदर इस टॉपिक से सिर्फ यही क्वेश्चन आ रहा था कि किसी आर्बिट्रेरी एंगल पे ट्रजेक्ट्री कैसी होगी। तो आंसर, वन वर्ड आंसर था हेलिकल। इतना ही क्वेश्चन पेपर में आ रहा था कि अलग अलग एंगल पे उसका पाथ कैसा होगा, ठीक। अभी इसमें एक चीज और निकाल ली हमें, हेलिकल पाथ हो गया, ठीक। अब ये घूम रहा है तो इसको डिफाइन कैसे, मतलब डायग्राम कैसे बनाएंगे घूमने का? तो ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो क्या होगा अगर घूम भी रहा आगे भी जा रहा है? तो इस वेलोसिटी के अलोंग ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। तो इस तरीके से वो हेलिकल पाथ कवर कर रहा है। और उस हेलिकल पाथ की जो रेडियस है हेलिक्स की, वो कितनी है? एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू। देखो वो यहां से स्टार्ट हुआ, या यहां से, ऐसे मान लेते हैं भी समझने के लिए। जब वो सिर्फ घूम रहा था तो वो यहां से घूमा और यहां पे वापस आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा ना, वो घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो घूमते हुए वो आगे आ गया। तो एक रोटेशन में उसने लीनियरली कितनी डिस्टेंस कवर की? उस डिस्टेंस का नाम होता है पिच। पिच आपने पहले सुना था, 11th का में सुना हुआ आपने, श्रीगोज एक टॉपिक आता है इंस्ट्रूमेंट का, लैब में कराते हैं, तो वहां भी पढ़ाते हैं पिच, कि एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर वो कितना आगे मूव कर गया। तो वहां तो डायरेक्ट प्रिंसिपल वही बनता कि एक डिवीजन आता है हमेशा आंसर। यहाँ पे क्या नाम है कि एक चक्कर में कितना आगे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड जो डिफाइन करने के लिए आता है पिच, कि व्हाट इज पिच। तो पिच की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मतलब स्टार्ट वहीं से करते हैं 11th क्लास से, इट इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन या रिवोल्यूशन। यहां रोटेशन हुआ, रिवोल्यूशन हुआ है, क्या हुआ है? यहां पे पार्टिकल का क्या हो रहा है? रोटेशन या रिवोल्यूशन? यहां रोटेशन या रिवोल्यूशन? पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा ना एक मेन एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो एक कंप्लीट चक्कर में कितना आगे मूव करता है वो पिच है। तो इसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग है या कुछ भी है, यहां स्प्रिंग है नहीं है,
तो एक चक्कर में कितना आगे मूव कर रहा है वो उसकी पिच है। तो पिच किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। पिच कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पिच कैसे निकालो? यहां से स्टार्ट हुआ और वो घूम के इधर आ गया, तो इस डायग्राम के हिसाब से यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस थी वो मेरे पास क्या है? पिच है। तो पिच कहाँ मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि एंगल कितना है? 0। एंगल अगर 0 है तो फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। फोर्स अगर 0 है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। जो पार्टिकल है वो अलोंग बी मूव कर रहा है। वेलोसिटी कहाँ है? अलोंग बी। क्यू वी बी साइन थीटा में थीटा कितना हो गया? 0। तो फोर्स कितना लगेगा? 0। फोर्स अगर 0 है तो क्या इसके ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक्सीलरेशन काम करेगा? नहीं करेगा, फोर्स ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं अलोंग दिस एक्सिस उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कोई चीज अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम। वैसे फॉर्मूला होता है इसका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है? 0। तो हाफ ए टी स्क्वायर टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। तो एस क्या बचा? ut, स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है? पैरेलल। ठीक है, तो जहां v लिखा है वहां पे क्या आएगा? v पैरेलल। और टाइम क्या होता है कि एक चक्कर में कितना टाइम लगा है ना। देखो यहां से स्टार्ट हुआ था, ऐसे आए या ऐसे आए, टाइम सेम लगेगा। तो यहां से लेके यहां तक का टाइम क्या आएगा? जितना टाइम लगा उसको घूम के वापस आने में। और वो टाइम कितना है? 2 पाई एम बाय बी क्यू। तो v पैरेलल इंटू 2 पाई एम बाय बी क्यू। ये मेरे पास क्या आ गई? पिच आ गई। ठीक है, पेपर में इस साल ये क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल। ठीक है, कि आपको वेलोसिटी गिवन है, सबसे पहले आपको ये आंसर करना है कि जो पाथ आएगा वो कैसा आएगा। ठीक है, फिर आपको बताना है अगर पाथ हेलिकल पाथ है तो उसकी रेडियस कितनी है, उसकी पिच कितनी है। पूरा क्वेश्चन इस बार के पेपर में आया है, 24 का जो दिल्ली का पेपर था उसमें आया है। काफ़ी टाइम बाद उन्हें क्वेश्चन दिया है, पर हर साल वो 1 मार्क्स मारा था, इस बार उन्होंने पूरा बड़ा क्वेश्चन बना दिया उसको। तो एक पार्ट ये हो गया, और पार्ट हमारे क्या इसमें समझने का, तो हमने आर निकाल दिया, टी निकाल दिया, म्यू निकाल दिया। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट देखो। ये ना क्या होता है, जो थ्योरिकल पार्ट होता है ना उसमें मैंने बोला कि इधर जाएगा ये। ठीक है, बट कोई रूल थोड़ा ना है कि इधर ही जाएगा। ये डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ थी, तो जो हेलिक्स की जो एक्सिस आएगी वो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब मान लो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं और मैं बोलूं कि मेरे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पे है बी, और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है v डायरेक्शन में, और ये एंगल जो है मेरे पास थीटा है। क्योंकि क्वेश्चन जब बनते हैं फिजिक्स में इतना तो चेंज कर ही देते हैं। अब वो थीटा है, ठीक है, या थीटा हम मान लेते हैं ये वाला, दिस एंगल इज थीटा। तो ये क्या होगा? v cos थीटा, और ये क्या आएगा? अब पैरेलल कौन सा है? नाउ दिस इज पैरेलल एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला है यहां पे v परपेंडिकुलर, अब यहां साइन नहीं आएगा, अब कोस आएगा। क्यों कोस क्यों आएगा? अब कोस क्यों आएगा? क्योंकि हमें ये इसकी वजह से क्या होगा? घूमेगा। चेक करना, फील्ड कहां पे है? ऊपर। वेलोसिटी कहां पे है? इधर की तरफ। फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स कहां लग रहा है? बाहर की तरफ। तो इसकी वजह से जो पाथ आएगा इसका सर्कुलर पाथ, वो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। और अगर ये फील्ड कहां पे है? फील्ड कहां पे है? ऊपर की तरफ, तो वो यहां से घूमता हुआ ऊपर जाएगा। तो एक पार्ट है पैरेलल और एक पार्ट क्या है? परपेंडिकुलर। पैरेलल की वजह से अलोंग जाता है, और जो पार्ट है परपेंडिकुलर वो क्या करता है? उसको घुमाता है। बेसिक कंडीशन है,
कल किया था सिर्फ परपेंडिकुलर, आज करें परपेंडिकुलर प्लस पैरेलल पार्ट। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी क्वेश्चन के अंदर कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 10 आई कैप, मतलब टेस्ला मान लेते हैं, और जो वेलोसिटी है वो है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो बताओ इसमें कौन सा कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो पैरेलल है और कौन सा परपेंडिकुलर है? टू जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो यहां v पैरेलल क्या आएगा? v पैरेलल मतलब वेलोसिटी का वो पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। फील्ड कहां पे है? x एक्सिस पे। तो v कौन सा लोगे? x एक्सिस वाला। कितना है x एक्सिस का v? 3 मीटर पर सेकेंड, ये पैरेलल है। और y वाला, y कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? एक पार्ट पैरेलल और एक पार्ट परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो अगर B सिर्फ एक डायरेक्शन में है और V में 2 कंपोनेंट आ गए, तो एक कंपोनेंट घुमा रहा है, एक आगे लेके जा रहा है, तो इसकी वजह से पाथ कैसा आएगा? सर्कुलर या हेलिकल? यहां पे मैं बोलूं इस कंडीशन में पाथ कैसा आएगा? सर्कुलर या हेलिकल? हेलिकल आएगा। अब मान लो आपको दिया है मैग्नेटिक फील्ड 10 आई कैप और वेलोसिटी गिवन है आपको 3 आई कैप। बताओ कैसा पाथ आएगा? क्यों भाई? आई कैप लिखा हुआ है। अगर आई कैप है तो दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। तो पाथ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ये देखो वो भी गलत बता रही है। सर्कुलर क्यों आएगा? जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो सर्कुलर कैसे आएगा? सर्कुलर तब आता है व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, तो कैसे हो गया परपेंडिकुलर? भाई सेम है ना, सेम डायरेक्शन में होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। आई जे के घूमते ही आधे बच्चों दिमाग घूम जाता है। जब लिख रहे थे पैरेलल परपेंडिकुलर तो ठीक था, अब जब दिख रहा है आई है और आई है, दोनों ही तो एक्स एक्सिस हो गई, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर अपोजिट आते, तब भी आंसर क्या आता? स्ट्रेट लाइन नहीं आता। यहां पे एक आई है एक जे है, तो एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, तो कैसा पाथ आएगा वहां पे? सर्कुलर। यहां पे दोनों एक साथ आ गए, पैरेलल वाला पार्ट भी आ रहा है और जो स्ट्रेट लाइन है वो पार्ट भी आ रहा है, तो यहां पे क्या पाथ क्या आएगा? हेलिकल। तो ये कंडीशन किसकी है? हेलिकल की। और ये किसकी है? स्ट्रेट लाइन। ये किसकी है? तो मैं कंडीशन देख के आंसर करूंगा ना कि मेरा पाथ कैसा आएगा। तो यही 3 कंडीशन होती हैं। तो मतलब अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 है तो पाथ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। थीटा 90 डिग्री है तो पाथ कैसा आएगा? सर्कुलर। और अगर एंगल आर्बिट्रेरी लिखता है वो, तो फिर क्या आएगा एंगल? मतलब फिर ट्रेजेक्टरी कैसी आएगी? हेलिकल। क्लियर है? एक क्वेश्चन देखते हैं, ये ऐसा ही क्वेश्चन है और मैं इसको क्या बना दूं टेबल में? मैं इसको एक बार टेबल में लिख देता हूं। 2 टेबल बना लेते हैं। यहां पे थीटा और यहां पे ट्रेजेक्टरी। तो थीटा अगर 0 डिग्री है या 180 है तो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। अगर 90 है तो कैसा आता है? सर्कुलर। और अगर एंगल क्या लिखा हुआ है? आरबी ट्रेरी, तो फिर कैसा आएगा? हेलिकल। ठीक है? तो फिर कैसा आएगा? हेलिकल। और यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री है या 180 है तो पाथ क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। 90 डिग्री है और आर्बिट्रेरी है, यहां भी इसका पाथ आता है पैराबोलिक। यहां भी सेम। तो ये 1 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस कंडीशन में उसका पाथ कैसा आता है।
अलग अलग एंगल पे चार्ज पार्टिकल का पाथ डिफरेंट आता है। तो पहले जो भी क्वेश्चन आ रहे थे पिछले 4-5 साल से, वो सिर्फ इस टेबल पे क्वेश्चन आता था बस, कि किस एंगल पे ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। अभी इस बार जो आया उन्होंने पूरा क्वेश्चन दिया, करवाते हर साल ही थे लेकिन इस बार डिटेल में आया थोड़ा सा ये। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल। जब इसने लिख दिया आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं, मतलब उनका चार्ज सेम है, मास सेम है, ठीक है। अगर वो लिख रहा है आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो चार्ज और मास दोनों क्या है, सेम। तो Q सेम है, Q और M क्वेश्चन में लिख दिया दोनों क्या है, सेम है, चार्ज सेम है, मास सेम है। और क्या लिख रहा है, दे आर मूविंग विथ सेम स्पीड, V भी क्या है, सेम है, सब सेम दे दिया। इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ वन ऑफ दीज एंटर्स नॉर्मल टू द फील्ड। तो एक एंगल कितना है, 90, एंड अदर एंटर्स अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। जो सेकंड है वो कितना है, 30 डिग्री विद द फील्ड, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो आता है वो कितना आता है, BQ/M। क्या ये एंगल पे डिपेंड करती है, नहीं करती। सबका चार्ज सेम है, मास सेम है, तो क्या आंसर आएगा, ω1 बाई ω2 कितना आएगा, 1:1 आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कितना आंसर आएगा, 1:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये इस साल का है, 2024 का, कराऊंगा नहीं मैं, समझा रहा हूं बस, ठीक है। लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस वैल्यू। इस वेलोसिटी के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये हो गया I लिखा हुआ है और एक में क्या लिखा हुआ है, J लिखा हुआ है, I एंड J, ठीक है। एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में यहाँ पे M लिखा हुआ है और T लिखा हुआ है, मिली टेस्ला। मिली मतलब 10⁻³ और J कैप लगा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड Y एक्सिस के लोग है। तो क्या मैं अब इसका यहां तक का पढ़ के मैं लिख सकता हूं ना क्वेश्चन के हिसाब से कि जो V परपेंडिकुलर है वो कौन सा बनेगा, X एक्सिस वाला, और V पैरेलल क्या बनेगा, 0.5 और 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और B कितना आएगा, 0.5, 10⁻³ और टेस्ला -3 और टेस्ला, और साथ में उन्होंने J कैप लिखा ही हुआ है, जूत खैर में है नहीं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड दी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय इट। ये तो ठीक है कि करेगा, लेकिन दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं ना, तो दोनों कंपोनेंट की वजह से R का फॉर्मूला क्या होता है, R था mv परपेंडिकुलर डिवाइड बाय BQ, यही था R। कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। पेपर के फ्रंट पेज पे हमेशा सबके मास सबके चार्ज गिवन होते हैं, याद है, अच्छी बात है, नहीं है तो देख के लिख लो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 और -31। V परपेंडिकुलर चाहिए, क्या है वो, 1 और 10⁻7। नीचे B कितना है, B 0.5 और 3, ठीक है। और Q इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 और 10⁻19। सोल्व कर लोगे इसको, ये R निकल गया पहला पार्ट, ठीक है। फिर लिखा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, हो गया। वाइल रोटेटिंग डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेस अ लीनियर पाथ टू। जब ये मूव कर रहा है तो क्या ये लीनियर पाथ कवर करेगा, पहली चीज ये इस कंडीशन के हिसाब से ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल या हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ आएगा। अगर हेलिकल पाथ आता है तो हेलिकल पाथ का मतलब ही यही है कि वो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पिच बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या ये लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इस पार्ट का क्या आंसर लिखोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो पूछा गया हर एक पार्ट का आंसर है। अगर आप यस नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। क्वेश्चन में पूछा हुआ ना कि इफ डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेस अ लीनियर पाथ टू, तो यस इट विल ट्रेस अ लीनियर पाथ, ठीक है। फिर बोला हुआ इफ सो कैलकुलेट द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन।
एक रिवोल्यूशन में क्या निकालना है। तो देखो ये डेफिनेशन ली थी इन्होंने, पिच की डेफिनेशन क्या है, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। तो उन्होंने पिच ना बोल के क्या लिख दिया, पूरी डेफिनेशन लिख दी, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच। तो क्या निकालना आपको, पिच निकालनी है। पिच का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा यस, इट विल कवर अ लीनियर डिस्टेंस, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। एंड देन लास्ट पार्ट क्या निकालना है, पिच निकालना है। पिच क्या होता है, पिच होता है लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन और रोटेशन। कुछ जगह रोटेशन आता है, यहां रोटेशन नहीं आएगा ना, पार्टिकल घूम के आ रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है वो, तो पिच आएगा। क्या आएगा पिच, पिच का फॉर्मूला क्या था, पिच का फॉर्मूला क्या है, देखो वही है ना, बेसिक जो लॉजिक है, पिच का मतलब ये ना कि एक चक्कर में कितना आगे आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन से आएगा तो डिस्टेंस क्या आएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी चाहिए, वो स्पीड चाहिए जो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। थ्योरी में हमेशा एक्स दिखाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एक्स नहीं है, उसमें कहाँ लिखा हुआ है, वाई लिखा ना, क्वेश्चन में बी कहाँ पे है, वाई के अलोंग है। तो जो वाई के अलोंग फील्ड आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, पैरेलल कंपोनेंट आएगा। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे क्या आएगा पिच के लिए, वो आएगा वी पैरेलल और मल्टीप्लाई बाय टाइम। वी पैरेलल कौन सा है, हमें डायरेक्ट गिवन है ना, अभी इसमें लेते हैं वी पैरेलल। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm बाय बी क्यू, सब पता आपको। तो v पैरेलल कितना है 0.5 और 10 की पावर 7, 2 पाई 3.14 मान लेंगे, और मास 9.1 -31, नीचे b कितना है, b 0.5 और 10 की पावर -3, और q कितना है 1.6, 10 की पावर -19, और ये पिच डिस्टेंस अगर ये इन्हीं में लिखोगे तो आंसर कितना आएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस बार के पेपर में क्वेश्चन आया, उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ अगर आपका थोड़ा बहुत वेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो थ्योरी रटते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो रट लेते हैं क्वेश्चंस को, उनके लिए जो डेरिवेशन में किया बस वही है। अब डेरिवेशन हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, तो उनके लिए वही जो सामने की तरफ था वो पैरेलल है, जो ऊपर है वो परपेंडिकुलर है। या किसी बुक में अगर दे रखा है ऊपर की तरफ और वो इंटरचेंज कर दे, फिर आधे बच्चे गलत कर देंगे। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल है, और जो उसके परपेंडिकुलर आएगा वो हम काउंट करेंगे क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है क्वेश्चन, ये हो सकता है। तो इसको आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना, इसकी लॉजिकल पार्ट जो है खत्म हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो वो टॉपिक खत्म हमारा, ठीक। अभी आई थिंक हमारे पास टाइम है, आधा घंटे के आसपास हमारा टाइम है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक की जो प्लेसमेंट है थोड़ी सी अलग है। ये टॉपिक जो है 2 चैप्टर में मिक्स आता है, चैप्टर 5 में भी आता है और चैप्टर 4 में भी आता है, ठीक। यह है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हमने चैप्टर 1 में सीखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता है वो मुझे ये पता है कि अगर एक माइनस का चार्ज है और एक प्लस का चार्ज है और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो मैं उसको क्या बोलता हूं कि दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका मैं क्या निकालता हूं, डाइपोल मोमेंट निकालता हूं। और डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, उस डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। और बिहेवियर कैसा होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हम डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। सेम ऐसे हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल एक तो बन जाता है बार मैग्नेट से, ठीक है, जो मतलब हमारे पास मेटल होते हैं ऑलरेडी, जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। लेकिन हमारा टॉपिक है कि अगर बार मैग्नेट नहीं है, क्या करंट कैरिंग एक वायर लूप जो है, क्या वो भी काम करेगी इस बार मैग्नेट का, मतलब जिसमें एक नॉर्थ पोल भी हो और एक साउथ पोल भी हो। 10th क्लास की इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुझे ये पता है
कि अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्थ से फील्ड निकलती है और साउथ में एंटर करती है, यही होता है। क्या मुझे याद है ये चीज 10th क्लास के हिसाब से, क्या मैं याद है थोड़ा बहुत ये, कि नॉर्थ से फील्ड निकलती है और साउथ में फील्ड क्या करती है, एंटर करती है। तो मतलब जहां से फील्ड निकल रही है वो उसमें नॉर्थ पोलैरिटी आती है, और जहां से फील्ड एंटर करती है उसमें क्या आती है, साउथ पोलैरिटी आती है। इतना में पता है, ठीक है। तो इसी चीज का यूज करके अभी हमारी फाउंडेशन बन गई। अब हमें टॉपिक पढ़ना है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो मतलब क्या किया हमने, एक हमने मानी सर्कल माना मैंने, और इस सर्कल में कुछ करंट फ्लो कर रही है किसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अभी क्या डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से, ठीक है, इसमें फील्ड कहां पे आएगी, सेंटर के अंदर या सेंटर के आसपास। जिस डायरेक्शन में करंट होती है वहां घुमा देते हैं उंगलियों को, कहां पे आ रहा है, बाहर। तो फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। जहां से फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं वो कौन सा होता है, वो क्या होता है, नॉर्थ पोल। तो जो फ्रंट फेस है ये किसका काम कर रहा है, नॉर्थ पोल का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है ये काम कर रहा है नॉर्थ पोल का। फ्रंट फेस किसका काम कर रहा है, नॉर्थ पोल का। क्यों काम कर रहा है, करंट ऐसे थी, फील्ड ऐसे घुमाई, थंब बाहर आ रहा है, तो ये हमें जो यहाँ फील्ड आ रही है वो बाहर की तरफ आ रही है, मतलब फील्ड इस लूप से बाहर निकल रही है। जहां से फील्ड लाइन निकलती है वो क्या देता है, नॉर्थ पोल देता है। तो ये क्या देगा मुझे, नॉर्थ पोल। तो अब ये देखो, ये मान लो लूप थी, ठीक है, इसमें करंट कैसे है, इसमें करंट ऐसे है, नहीं ऐसे करंट है ना, ऐसे करंट है। तो करंट अगर ऐसे है तो क्या आएगा, बाहर नॉर्थ पोल आएगा। फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, मतलब कहीं से निकल रही हैं तो वापस भी आएंगी। तो यहाँ से निकली तो यहाँ से क्या आ रही है, वापस आ रही है। तो यहाँ से निकली, यहाँ से वापस, इधर से निकली, यहाँ से वापस। ये 3D में बन रहा है, यहाँ से निकली, यहाँ से वापस। तो यहाँ से निकल रही हैं तो ये क्या देगा, नॉर्थ पोल जो सामने है। तो पीछे की तरफ है इधर, यहाँ फील्ड लाइन क्या आ रही है, अंदर जा रही है, तो ये क्या देगा। तो करंट कैरिंग लूप के अंदर नॉर्थ पोल भी आ रहा है और साउथ पोल भी आ रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों पोलैरिटी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, नॉर्थ वाली भी और साउथ वाली भी। एक फेस नॉर्थ देता है और एक फेस क्या देता है, साउथ देता है। समझ में आ रहा है ये। तो इसी का हमें यूज करना है, थोड़ा लिख लेते हैं। एक तो डायग्राम अच्छा नहीं बना, मतलब डायग्राम तो अच्छा बना ही सकते हैं। तो यहां पे क्या करोगे, मान लो इसमें करंट कितनी है, आई है, इसके अंदर करंट कितनी है, आई। तो ये जो लूप का प्लेन है वो इस बोर्ड के प्लेन में है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं। कंसिडर अ सर्कुलर लूप इन द प्लेन ऑफ, क्या लिखोगे, पेपर या बोर्ड। तुम्हें लिखना तो तुम पेपर ही लिखना, तो हम यहां पेपर लिख देते हैं। अभी इस प्लेन ऑफ पेपर में मैंने एक लूप मान ली, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है, आई जो है करंट इन द लूप, ठीक है। डायरेक्शन क्या अभी, फ्रंट फेस पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम यहां से क्या डिफाइन करेंगे, एज या यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। फ्रंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, इनसाइड लूप, सेंटर के आसपास कहीं भी, इनसाइड द लूप इज आउटवर्ड, that is it will have कौन सी पोलैरिटी, इट विल हैव नॉर्थ पोलैरिटी या नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। फ्रंट फेस पे क्या आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है। सिमिलरली
अपोजिट फेस, जो उसके पीछे का फेस है, अपोजिट फेस क्या होगा, हैज कौन सी पोलैरिटी, साउथ पोलैरिटी, हेंस करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये क्या काम करता है, ये मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है। ये ऐसे कई बार ना दो दो नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि एक्सप्लेन करो करंट लूप जो है वो क्या होती है, एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है। क्लियर है यहां तक? सामने वाला फेस क्या दे रहा है, नॉर्थ, तो पीछे वाला क्या देगा, साउथ। तो अगर हम इसको एक साथ लिख लें, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज जो करंट होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल देती है, तो क्लॉकवाइज करंट क्या देगी, तो ये हमें याद रखना है, या अगले चैप्टर में काम आएगा, मतलब अगले से अगले में 6 में काम आएगा, ठीक है, 6 में काम आएगा। पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है बस, कि एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब नॉर्थ पोलैरिटी, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोलैरिटी। तो यहां तक क्लियर है इतना? अब ये तो ठीक है, ये है एक मैग्नेटिक डाइपोल, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सेम हमारे पास यहां पे क्या आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर मैं यहां डिफाइन करूं कि m जो मेरे पास है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप, करंट लूप जो है, तो m का फॉर्मूला होता है IA, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है, ठीक है, करंट इन द लूप एंड एरिया ऑफ लूप, दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरे पास क्या आता है, m आता है, मैग्नेटिक डाइपोल। ये एक लूप के लिए है। अगर मेरे पास एक से ज्यादा टर्न्स हुई, फॉर n टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, क्या आएगा m का फॉर्मूला, m आएगा NIA। तो हम ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं। यहां से यूनिट क्या आएगी, करंट की क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन वाइज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई चीज अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इसकी क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। जैसे यहां पे देखो एक बार, साउथ कहाँ है, पीछे, नॉर्थ कहाँ है, आगे, तो m कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ। वैसे इजी वे क्या है, जिस डायरेक्शन में करंट आ रही है उसे फिंगर्स करो, जो थंब आएगा वही हमें क्या देगा, m देगा। तो इस केस में m कहाँ पे आ रहा है, बाहर। बस ये आप देखो लूप का प्लेन कहाँ है, इस बोर्ड के प्लेन पे, m कहाँ पे आ रहा है, बाहर। तो m जो है वो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आपको याद रखना है जो पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं m इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ लूप। दो केस में और बना रहा हूं, इसमें m कहां होगा, ये है, ठीक है, ये है। मान लो करंट ऐसे है, ऊपर आएगा, करंट ऐसे है, इधर आएगा, हमेशा लूप पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू लूप। मान लो बोल दे कि जो लूप है वो XY प्लेन में है, तो क्या होगा, m कहाँ आएगा, Z में। लूप YZ प्लेन में है, m कहाँ पे आएगा, x में आएगा। तो जहां भी लूप एग्जिस्ट कर रही है उसके क्या आएगा, परपेंडिकुलर प्लेन में m आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस केस में m कहां पे होगा, ऊपर, m ऊपर है। यहां पे m कहां पे है, ये बैक साइड, ये फ्रंट फेस, m इधर की तरफ है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यूनिट हो गई, फॉर्मूला हो गया, बस खत्म। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैसे क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है उसकी, तो सेम m देता है। डायरेक्शन m की है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इस लूप के अंदर साउथ पोल कहाँ है, पीछे, नॉर्थ कहाँ है, आगे। तो साउथ से नॉर्थ कहाँ पे आएगा, आगे की तरफ आएगा, ठीक है।
तो डायरेक्ट वे क्या है, जिस डायरेक्शन में करंट है वहां फिंगर कर्ल की, थंब क्या देगा हमें, एम देगा। तो अभी आएंगे क्वेश्चन थोड़े और स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो ये पार्ट ठीक है यहाँ पे। अब देखो 2-3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, सारे आसान से हैं क्वेश्चन ना, कुछ खास है नहीं इसमें। अ सर्कुलर कॉइल of radius 5 centimeter having 20 turns is lying in visor plane। जो प्लेन है वो कैसा है, वाइजर प्लेन है। तो रेडियस कितनी है, 5 - 2 मीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 20। वाइजर प्लेन है। इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर is flowing through the coil, what will be the magnitude and direction of magnetic moment associated with the coil। तो m का फॉर्मूला क्या आएगा, m क्या आएगा, NIA। ये तो कर लोगे, कराऊं इसको भी मैं, ये नहीं कराऊंगा मैं। m क्या है, NIA। a क्या है, लूप की शेप क्या है, सर्कुलर है ना, तो रेडियस है r, तो i क्या, a क्या आएगा, पाई r स्क्वायर। तो n पता है, i पता है, r पता है, पुट कर लो, m निकल जाएगा, m निकल जाएगा। फिर डायरेक्शन, इसका जो प्लेन है वो क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ m कहां आएगी, डायरेक्शन ऑफ m क्या आएगी, डायरेक्शन वो आएगी वो x एक्सिस पे, अलोंग x एक्सिस, yz के परपेंडिकुलर। अगर शेप गिवन होती और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये बता देता है एग्जैक्टली कि +x होगा या -x होगा। अभी नहीं बता सकता मैं, सिर्फ वाइजर लिखा हुआ उसने। तो वाइजर में दोनों हो सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ये आंसर अभी नहीं कर सकते कि +x होगा या -x होगा, बस ये बता सकते हैं कि x एक्सिस होगा। ये हो जाएगा सोल्व, बोलो हो सकता है ना सोल्व, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी दोबारा भी आएगा आगे। लिखा एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, L, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R एंड कैरीज करंट I, व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, एक वायर है, इसकी लेंथ L है, इसको सर्कल में बना दिया। तो मान लिया सर्कल में इसकी कितनी रेडियस है, जैसे गिवन है R। जब इस लेंथ को R में कन्वर्ट कर लिया सर्कल के अंदर, तो क्या सेम होगा, मतलब इसी, ये जो लेंथ है यही तो बनी है सर्कल के अंदर, तो लेंथ किसके बराबर है, इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो मतलब क्या होगा, 2πr किसके बराबर आएगा, L के बराबर आएगा। R कितना आया, कितनी टर्न्स में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन के हिसाब से एक ही टर्न में कन्वर्ट किया है। ऐसा भी हो सकता था, बोलता नंबर ऑफ टर्न्स n है, अभी एक में किया है, अभी मैं एक के हिसाब से कर रहा हूं, मैं इसको n के हिसाब से भी कर सकता हूं। ठीक है, तो R कितना आएगा, L/2π। तो m का फॉर्मूला क्या आएगा, IA, a कितना है, πr², तो I पाई r² क्या आएगा, L² बाय 4π², पाई से पाई कैंसिल, और आएगा I L² बाय 4π। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में बोलता, ठीक है, इन द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इफ सर्कल, इफ लूप हैज n टर्न्स, लूप में n टर्न्स हो गई, ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, क्या चेंज आएगा। तो ये लेंथ L थी, इसको बनाया सर्कल में, पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, अब बहुत सारे टर्न्स हैं, रेडियस कितनी मान ली अभी, R मान ली। तो L अब जो है वो 2πr के बराबर नहीं है, ये तो एक सर्कल का था। हमने कितनी टर्न्स बनाई हैं, n, तो अगर मैंने n टर्न्स बनाई है तो क्या चेंज आएगा यहाँ पे, n भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब R कितना आएगा, L/2πn। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, IA, a कितना है, πr², पाई r L² अपॉन
क्या गलती है, क्या गलती है इसमें? गलती है इसमें इसमें गलती यह है कि अब नंबर ऑफ टर्न्स एक नहीं है, कितनी है? n है। तो अगर n होगी तो यहाँ पे आगे तक मैंने स्पेस छोड़ा ना, यहाँ पे मुझे पता फिट करना है n, मुझे कितना आएगा? n भी आएगा। तो एक n से एक n उड़ा दिया, तो क्या बचा? अच्छा पाई भी कटेगा, तो क्या आएगा अब? ऊपर आएगा आई एल स्क्वायर अपॉर 4 पाई एन। अब क्वेश्चन बोलते हैं इसके अंदर कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच मैग्नेटिक मोमेंट इज मैक्सिमम। क्या होगा? बोला मैं एन की क्या वैल्यू चूज करूं जिससे मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम हो जाए। भाई एन चूज करना है मिनिमम। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो सकती हैं? एक। मतलब एम तब मैक्सिमम होगा जब एन क्या होगा? मिनिमम। तो एन मिनिमम कितना होगा? 1 होगा। तो अगर मैक्सिमम चूज करोगे तो वही आ जाएगा जो पीछे था। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं एम जो है प्रोपोर्शनल टू 1/n है। तो m इज मैक्सिमम व्हेन n इज मिनिमम। मतलब डेट इज n कितना आएगा? 1। और जो m की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? आई एल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आसान है। एक क्वेश्चन और होगा शायद, और भी है? नहीं, ये लास्ट है आज का। ठीक है, ये लास्ट है आज का। ये भी ऐसा जो हमने आज किया है। बोला सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस r कैरीज अ करंट I। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स n है, रेडियस r है पहले इनिशियली। तो इसमें रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो m का फॉर्मूला आएगा n I। करंट गिवन है, करंट I है, और a कितना है? पाई r स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, m1 मान लिया। ये पहले का मैग्नेटिक मोमेंट है। बोले इसके बाद इट इज अनवाउंड, इसको खोल दिया। ठीक है, एंड रीवाउंड टू मेक अनदर कॉइल ऑफ रेडियस r/2। क्या कर दी? रेडियस आधी कर दी। जब रेडियस आधी करोगे क्या नंबर ऑफ टर्न सेम रहेंगी? चेंज होंगी। तो पहले निकालना पड़ेगा कितनी हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स वेरी कर रही हैं। एंड क्या लिखा हुआ है? करंट आई रिमेनिंग द सेम, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू कॉइल एंड ओरिजिनल कॉइल। तो अब क्या करोगे? जब इसको कन्वर्ट करोगे, अब छोटे में होगा ना कन्वर्ट, ये तो छोटे में कन्वर्ट होगा, तो रेडियस क्या मान ली मैंने? r डैश। नंबर टर्न्स क्या मान ली? n डैश। लेकिन जो लेंथ है वो तो सेम है, जितनी लेंथ यहां पे है सेम लेंथ यहां पे है, तो दोनों की लेंथ को इक्वेट किया। इसमें एक सर्कल की लेंथ कितनी है? r डैश। तो n डैश की लेंथ कितनी होगी? इनटू n डैश। इसमें एक सर्कल की लेंथ कितनी थी? 2 पाई r। कितनी टर्न्स थी? n। हमें क्वेश्चन में गिवन है नई रेडियस कितनी है? r/2। तो 2 पाई कट गया, n डैश r/2, n r कट गया, n डैश कितना आ गया? 2n। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी? अब डबल हो गई। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गई तो m2 नया क्या आएगा? वो आएगा नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? n डैश। ठीक है, i सेम है, और पाई r डैश स्क्वायर। n डैश कितना है? 2n। i सेम, पाई सेम, r डैश कितना है? r/2 का स्क्वायर, r स्क्वायर बाय 4। तो इस 2 से ये 2 कट गया, ये आएगा n i पाई r स्क्वायर बाई 2। दिस इज m2। ये ऊपर की पूरी वैल्यू किसके बराबर है? तो कितना आएगा ये कितना आएगा? m1। वो बोला है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू कॉइल, ऊपर नए का चाहिए।
एंड ओरिजिनल कोयल, पहले नया है बाद में पुराना है, तो ऊपर क्या आएगा M2। तो अगर ऊपर M2 आएगा तो M2 बाय M1 क्या आएगा, इस 2 को ऊपर ले गए M1 नीचे ले गए, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? तो हमने अब ये टॉपिक खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उनका इन सबसे कुछ खास रिलेशन नहीं है अभी। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। सर